हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीके साइंस स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी और ये डिमांड इस प्रकार थी कि जो आप हाई स्कूल की जो है कक्षाएं क्लास नहीं चला रहे हैं। तो देखिए साथियों, मैं जो है हाई स्कूल का साइंस का पूरा ही निचोड़ लेकर आया हूँ आपके सामने, जिसका पहला वीडियो आपको प्रोवाइड होने वाला है। देखिए, इस वीडियो में मैंने जितनी मेहनत मुझसे हुई है, मैंने अपनी सारी जान लगा करके ये वीडियो तैयार की है। एक पीडीएफ है, आप इसे देखेंगे तो स्वयं में आप अनुमान लगा सकते हैं कि इसमें देखिए कितना टाइम और कितनी मेहनत लगी होगी। ये केवल आपके लिए है ताकि आप जो है परीक्षा में अपना अच्छा निष्कर्ष, अच्छा रिजल्ट प्राप्त कर सकें, अच्छे नंबर ला सकें। ठीक है, तो दोस्तों बिगड़ टाइम वेस्ट करते हुए हम कुछ टॉपिक हैं उन्हें देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम केमिस्ट्री पे हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपका जो साइंस का पेपर होता है 3 पार्ट में डिवाइड रहता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। और जो है कहीं ना कहीं देखा जाए तो तीनों में ही जो है समान नंबर होते हैं। 1-2 नंबर को अगर आगे पीछे हो जाता है, क्योंकि हमें 70 नंबर बनाने होते हैं। ठीक है, तो 23-24 नंबर का आपका जो रहता ही है। ठीक है, इसी प्रकार से जो हमारा क्लास 10th का साइंस रहने वाला है, देखिए जो उसका पहला चैप्टर है, जो पहला चैप्टर है हमारा वो क्या है, आप अच्छे से देखिए यहाँ पर समझ सकते हैं। चीज़ें बहुत सिंपल होने वाली हैं और सारा ही आपको बहुत अच्छे से मैंने पीडीएफ बना के दी है कि आपको क्या क्या पढ़ना है इसमें। ठीक है, देखिए ये जो हमारा आप देख रहे होंगे पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। देखिए पहला चैप्टर है हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। यहाँ पर जो हमारा पहला चैप्टर है रासायनिक समीकरण, यानी रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इस चैप्टर्स में से जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं वो मैंने सारे यहाँ पर लिए हुए हैं। क्वेश्चन देखिए हम कौन कौन से पढ़ेंगे, आपके सामने हैं कि भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं, इसके भी एग्जाम्पल देने हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, देख सकते हैं आप यहाँ पर। ठीक है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में कोई अंतर बताना है। उसके साथ अगर मैं चर्चा करूँ आगे, इसमें देखिए क्या है लिखा है, इसमें देख सकते हैं, आप भी देख सकते हैं यहाँ पर। ये सारे ही क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। ठीक है, ये देखिए आपको इसका वीडियो का प्रारूप मिलेगा कुछ। रेंसिडिटी ये पिछली बार ही क्वेश्चन आया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका प्रारूप। ठीक है, और देखिए कितनी सुंदर सुंदर डायग्राम से इसे समझाया है, सजा करके। ठीक है, बनाया है, यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए मैं आपसे केवल एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये करूँगा, ये पहले आप ये अपने आप जो प्रोवाइड करा लीजिए। ये अगर नोट्स आपके पास होंगे तो इन्हें आप घर पर भी समय रहते कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने देखिए इसमें वीडियो के प्रारंभ में ही नंबर लिखा था, हालांकि जो है प्रत्येक पेज के जो है अंत में ही ये नंबर ऐड है। यहाँ पर लिखा है पैड नोट्स अवेलेबल। देखिए सारे ही बहुत अच्छे सुंदर नोट्स हैं, आप देख रहे होंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो भी डायग्राम है सुंदर बना करके दी है, और सारी डेफिनेशन इतनी शॉर्ट है, आपको एक बार पढ़नी है, केवल मात्र एक बार पढ़नी है और सारी ही डेफिनेशन आपको अच्छे से याद हो जाएंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो को, आज की जो हमारी साइंस की वीडियो होने वाली है। ठीक है, तो देखिए आप अच्छे तरीके से थोड़ा पढ़ लेंगे तो और बढ़िया रहेंगे इन पीडीएफ के माध्यम से। तो देखिए इसमें हम इस टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे, जैसे विकृत गंधिता किसे कहते हैं। मात्र इस वीडियो में 15 से 16 क्वेश्चन हैं जो आपके इंपॉर्टेंट है। इसमें भी मैं आपको मार्क लगा दूंगा, मार्क मतलब मैं मार्क कर दूंगा वहां पर, और आप केवल उन्हीं क्वेश्चन को पढ़ना। ठीक है, चलिए देखिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये आप देख रहे होंगे रिएक्टिविटी सीरीज है ऑफ मेटल्स। 3 नंबर मिले थे इसमें पिछली बार भी। ठीक है, ज़्यादा नंबर की भी आ जाती है, 3 मार्क्स बहुत होते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, हाँ, तो आप जो है इसे भी पढ़ सकते हैं। हालांकि ये जो है हमने जो टॉपिक लिए हैं बीच बीच में ऐसे लिए हैं ताकि आपको पता रहे एग्जाम में कहाँ कहाँ से टॉपिक पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए हम शुरुआत करते हैं आज वीडियो की पहले टॉपिक की। हमारी चैप्टर होने वाला है हमारा रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, इसे हम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के नाम से जानते हैं, जिसका हम पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं इस प्रकार से। देखिए भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं। देखिए भौतिक परिवर्तन वह अवस्था होती है पदार्थ की जिसमें वह अपनी पूर्व अवस्था में आ जाए।
आप ऐसे समझ लीजिए आपके पास मोम है, कैंडल आप जानते ही होंगे, मोमबत्ती जिसे बोल देते हैं। कैंडल को जैसे ही आप जो है जलाते हैं तो वो जो है पिघल जाता है, पिघल करके मोम बन जाएगा, ठीक है। तो वो जैसा था वास्तव में वैसी ही अवस्था में आ रहा है। जो पदार्थ पहले जैसा था और वास्तव में बाद में भी उसी अवस्था में आ जाए, ऐसे परिवर्तन को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर भौतिक परिवर्तन बोल देंगे। यहाँ पर आप ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। देखिए, वह अस्थायी परिवर्तन जिसमें परिवर्तित पदार्थ को पुनः उसकी पूर्व अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है। जैसे पहले था बाद में भी वो ऐसे ही प्राप्त हो जाएगा, तो इसे क्या कहेंगे, भौतिक परिवर्तन। इसी के साथ जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके, बर्फ से, देखिए पानी से बर्फ बनना, पानी से बर्फ का बनना, पानी होता है क्या बन जाएगा, बर्फ, और बर्फ से पानी, सिंपल है नहीं है। जैसे तौलिए का पानी सोखना और बाद में तौलिए को आप जो है प्रेस करेंगे तो बिल्कुल पानी, यानी इनका कॉम्बिनेशन आपस में मिला जुला ही है। उसे पदार्थ की जैसी पूर्व अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है। इसी के साथ देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, देखिए रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है हमारा। रासायनिक परिवर्तन वह होता है, वह स्थायी परिवर्तन जिसमें परिवर्तित पदार्थ को पुनः उसकी पूर्व अवस्था में प्राप्त नहीं किया जा सकता। लकड़ी है, लकड़ी जल के क्या बनेगी, कोयला बनेगी, कोयले से राख, क्या आप उसे वास्तव में कोयला बना सकते हैं? क्योंकि देखिए यह जो अवस्था हो जाएगी हमारी, कैसी हो जाएगी, इसमें जो पदार्थ रहेगा वो पुनः पूर्व अवस्था में नहीं आने का, जैसे पदार्थ पहले था वो बाद में ऐसा नहीं रहने का। इसी वजह से इसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जो केमिकल डिफरेंट है उसकी बात कर रहे हैं हम, ठीक है। यहाँ पर आप चीजें देख सकते हैं, ठीक है। वह स्थायी परिवर्तन जिसमें परिवर्तित पदार्थ को पुनः उसकी पूर्व अवस्था में प्राप्त नहीं किया जा सकता। जैसे दूध से दही का बनना, फल का पकना, कैसे परिवर्तन है, सारे ही रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। तो यहाँ पर आप बहुत ही अच्छे तरीके से ये देख रहे होंगे, देखिए कितने सुंदर डायग्राम के साथ इसे सजाया है वीडियो को। आशा करता हूँ ये वीडियो थोड़ा बहुत आपके लिए बेनिफिट जरूर पहुँचाएगी, क्योंकि ये इस चैप्टर के सारे ही इम्पोर्टेंट मैंने क्वेश्चन यहाँ से लिए हैं। इसी के साथ मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से भी और आपके याद करने के नज़रिए से भी, क्योंकि मैंने देखिए इसे इस टाइप से ढाला है सिंपल शब्दों में, ताकि आपको बहुत आसानी से ये याद हो जाए, ठीक है। देखिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन हमारा पूछा जाता है भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में कोई 3 अंतर लिखिए। देखिए अगर एक में पॉसिबिलिटी ज़्यादा है तो दूसरे में नहीं होगी, ये डिफरेंट होता ही होता है। जैसे मान लीजिए यह एक अस्थायी परिवर्तन है, जब ये अस्थायी होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये स्थायी परिवर्तन है। इसमें देखिए, इसमें परिवर्तित पदार्थ को पुनः पूर्व अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है और इसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो ज़्यादा आपको लॉन्ग नहीं याद रखना है, केवल थोड़े थोड़े टॉपिक ढूंढ लीजिए, ठीक है। देखिए सारा कुछ तो वही लिखना है, ठीक है। इसके बाद यह अभिक्रिया कैसी हो जाएगी, ये हमारी उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है और ये अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया हो जाएगी। सिंपल है, कुछ भी नहीं करना इसमें। चौथा पॉइंट देख लो, इसमें पदार्थ परिवर्तित नहीं होता, इसमें पदार्थ परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो इस टाइप से आप इसे देख सकते हैं, ये अंतर है, ठीक है। ये याद कर लेना बहुत सिंपल है। इसी के साथ हम चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसी के अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर देखिए 4, ठीक है। 4 देख लीजिए पहले। 4 हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है।
देखिए जिन्हें मैं मार्क करता चलूँ, आप जो है उन्हें पढ़ लेना और ध्यान देना है उन्हीं पे ज़्यादा आपको। जो मैंने इंपॉर्टेंट लिख दिया वो आपके 100% याद होना चाहिए। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, कोई तो उदाहरण इसमें बताने हैं। देखिए रासायनिक अभिक्रिया, पहली बात करें हम, रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। कोई भी अगर केमिकल इक्वेशन है, दो ही चीज़ों से मिलकर बनी होती है। एक तो होता है हमारा रिएक्टेंट और दूसरा होता है प्रोडक्ट। जी हाँ, आपने सही सुना, एक होता है हमारा अभिकारक और एक होता है उत्पाद। अगर ये नहीं होंगे तो कोई भी इक्वेशन केमिकल इक्वेशन नहीं कहलाएगी या रासायनिक अभिक्रिया नहीं कहलाएगी। ठीक है, तो इसमें देखिए हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर या संयोग कर एक से अधिक नए गुण धर्म वाला पदार्थ बनाते हैं तो इसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। सिंपल डेफिनेशन भाई, 2 लाइन में आराम से याद कर लोगे। जैसे मान लीजिए भाई हाइड्रोजन है और ये क्या है, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन है हमारा और ये क्या है, ऑक्सीजन। मिलके क्या बना रहे हैं, जल में बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, जल, 2H2O। तो यहाँ पर आप भी इसे बैलेंस भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा जो इनकी द्रव्यमान है हाइड्रोजन के वो समान होने चाहिए, 4 परमाणु इधर 4 इधर, तो आप आराम से कर लेंगे। बैलेंस करना सीखेंगे बच्चे, डरना नहीं है। एक ही माध्यम से आपको बैलेंस करना आ जाएगा। बैलेंस करने के सारे तरीके तुम्हें यहीं बता देंगे, देखते ही बैलेंस कर देनी है तुम्हें। ठीक है, इसी प्रकार से जो इसका दूसरा एग्जाम्पल था, कार्बन और ऑक्सीजन। देखिए कार्बन और ऑक्सीजन को मिला दें तो क्या बन रहा है हमारा, CO2 बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप बना सकते हैं आराम से। इसी प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर हमारा देखिए जो 5 था, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट था। इम्पोर्टेंट कैसे है भाई, ये एग्जाम में आया गया है तुम्हारा, कई बार पूछा गया है एग्जाम में ये क्वेश्चन। इतना अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। इसे भी आप IMP लगा लीजिए, इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तन लिखिए। जब कोई केमिकल इक्वेशन होती है तो उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं ये हमें बताना पड़ेगा। देखिए कुछ भी नहीं करना, मैं जो पॉइंट बता रहा हूं उसे याद रखना है। ठीक है, देखिए इसमें नए पदार्थ का, इसमें स्वाद बदल जाता है, अवस्था बदल जाती है और ताप बदल जाता है। नए पदार्थ का स्वाद बदल जाएगा, अवस्था बदल जाएगी और ताप बदल जाएगा। कैसे पदार्थ का, नए पदार्थ का। तो यहां पर आप तीनों पॉइंट आराम से याद कर लेंगे इसे। ठीक है, उसी के साथ अगर मैं बात करूं, अभिक्रिया के दौरान गैस का उत्सर्जन हो सकता है या हो जाता है, ये हमारा चौथा पॉइंट था। हो गया याद, बताइए क्या इसमें हार्ड था, है नहीं है, सिंपल। एक बार बस मात्र पढ़ना है और सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, अपने आप भी ऐसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, PDF अवेलेबल है, जैसा कि मैंने बता दिया, आप उसे घर से रह के पढ़ाई कीजिए। आप उसे मात्र 10 दिन में पढ़ दोगे पूरे साइंस को। ठीक है, अगर आप पढ़ने बैठ गए उसे 10 दिन में कंप्लीट कर दोगे अपना साइंस, फिर अपना और विषय की तैयारी करना, एक सब्जेक्ट तो आपका क्लियर रहेगा। इसी के साथ हम चर्चा कर लेते हैं जो हमारा क्वेश्चन कौन सा है। जो हमारा क्वेश्चन है आप देख सकते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। जैसे देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, रासायनिक समीकरण है, रासायनिक अभिक्रिया ऐसी रासायनिक समीकरण, थोड़ा सा बस 19-20 का अंतर, थोड़ा सा ही, बहुत ना के बराबर अंतर है। ये क्वेश्चन भी हमारा एग्जाम में पूछ लिया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, इसे संतुलित करना क्यों आवश्यक है। देखिए रासायनिक समीकरण, जैसा कि मैंने अभी कुछ टाइम पहले बताया था, अगर कोई भी केमिकल इक्वेशन है दो ही चीजों से मिलकर बनी होती है, एक तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, अभिकारक और उत्पाद। अभिकारक क्या होते हैं, देखिए अभिकारक क्या होते हैं बच्चे, हम बात करते हैं इसकी। ठीक है, अभिकारक के, अभिकारक आपने एरो का साइन देखा होगा, एरो का साइन यानी तीर के निशान से जो वैल्यू पीछे लिखी रहती है वो होती है अभिकारक, जिसे हम बोल देते हैं रिएक्टेंट। ठीक है, और जो आगे की वैल्यू होती है वो होती है प्रोडक्ट, जिसे हम क्या बोल देंगे बताओ, उत्पाद या उत्पादक। ठीक, उत्पाद या उत्पादक भी इसे हम बोल सकते हैं। कोई भी केमिकल इक्वेशन है अगर जिसमें अभिकारक और उत्पाद नहीं होंगे वो केमिकल इक्वेशन होगी ही नहीं। ठीक, आप समझ लीजिए। देखिए यहां पर हम पढ़ लेते हैं पहले। देखिए किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक और उत्पाद को संकेतों और सूत्र के रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। किस में लिख रहे हैं भाई, यानी संकेत में लिख रहे हैं, संकेत और सूत्र के रूप में लिखना ही क्या कहलाएगा, रासायनिक समीकरण कहलाता
है। ठीक है, अब देखिए एक हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट और था, वो कौन सा पॉइंट है इसी में, इसे करना। यानी देखिए ये वाला भी आप क्वेश्चन जरूर, बहुत से बच्चे क्या करते हैं पहले क्वेश्चन का जवाब देते हैं, इसका नहीं, और क्वेश्चन आ गया आपका 3 नंबर का, 3 मार्क्स का, तो मेरे भाई अगर वो 2 नंबर इसमें देंगे आपको, तो 1 नंबर का तो ये भी पूछा होगा, तो आपको करके आना है ये भी। ठीक है, ऐसे नहीं कि इसी में काम चल जाएगा, नहीं चलने वाला। तो अच्छे से ध्यान देना है पूरे वीडियो के टॉपिक पर। सारी वीडियो है आपके लिए, बहुत टाइम से आपकी डिमांड थी कि हाई स्कूल की वीडियो नहीं आ रही है, लीजिए पढ़िए, सब चीज़ें आपके सामने हैं। मात्र 4 वीडियो में केमिस्ट्री का काम समाप्त। ठीक है, इससे बाहर नहीं आएगा, विश्वास रखिए, पढ़ाई कीजिए बस आप। देखिए संतुलित करना जरूरी क्यों है, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार जब कोई रासायनिक अभिक्रिया हमें संतुलित करनी पड़ती है, तो उसमें अभिकारक और उत्पाद का जो द्रव्यमान है वो इक्वल होना चाहिए। अगर मैं बात करूं उनका जो मास इक्वल रहेगा, तभी वो इक्वेशन सेटिस्फाई कहलाएगी। पढ़ लेते हैं यहाँ पर, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो उसमें भाग लेने वाले अभिकारक का कुल द्रव्यमान और उनसे बनने वाले उत्पादों के कुल द्रव्यमान के क्या होना चाहिए, बराबर होता है, बराबर होना चाहिए। या कह सकते हैं हम यहाँ से निष्कर्ष इसका निकाल सकते हैं, आप इसे भी ना याद करो तो यहाँ से भी बोल सकते हो इसे। देखो, अतः दोनों तरफ के द्रव्यमान बराबर करने के लिए समीकरण को संतुलित किया जाता है। ऐसे लिखना सिंपल है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है मेरे भाई, यहां से आप देख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 7, ये निम्न दिया है, निम्न अभिक्रियाओं को संतुलित कीजिए। शब्दों पे मत जाना, 1-2 शब्द जो है टाइपिंग में इधर उधर हो सकते हैं, आप भाषा पे जाइए। निम्न अभिक्रियाओं को संतुलित कीजिए। जैसे देखिए हाइड्रोजन दिया है हमारा, हाइड्रोजन, और यहां पर दिया है क्या है, क्लोरीन। मेरे भाई हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के आप जानते हैं हाइड्रोजन, यहां पर H2 लिख दिया, और क्लोरीन को हमने क्या लिख दिया, Cl2 लिख दिया। तो आप इसे जब बैलेंसिंग करेंगे तो यहाँ हाइड्रोजन क्लोराइड होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड आप जानते हैं HCl। मेरे भाई क्या ये बैलेंस है, ये नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी बैलेंस, यानी जो मास है या इनके एटॉमिक नंबर, वो आप जानते हैं हाइड्रोजन, वैसे यहाँ पर उनका यूज नहीं है, हमें मास इक्वल करना है। हाइड्रोजन के कितने एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर 2 हैं, और यहाँ पर कितना है, 1 है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि दोनों तरफ बराबर करने हैं ये, आप ऐसे समझिए। मैं आपको एक सिंपल भाषा में बता दे रहा हूं, देखिए कैसे बनानी है। अगर मान लीजिए आपके पास कोई एक नंबर इधर है और मैंने कहा भाई 3 इधर है, तो आप इसे बराबर कैसे करोगे, आप कहोगे इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देना तो इक्वल हो जाएगा। इसी प्रकार से सिंपल होता है बहुत ज्यादा, अभी सीखेंगे हम, अभी सीखेंगे बनाना। तो देखिए यहाँ पर जो इक्वेशन है तीनों आप देख रहे होंगे, हाइड्रोजन और क्लोरीन को मिलाने पर क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन क्लोराइड। देखिए जैसे कि क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन यानी H2 को अगर हम मिला देंगे और प्लस क्लोराइड Cl2 को मिलाने पर हमारा हाइड्रोजन क्लोराइड बन जाएगा। प्यारे बच्चे, इस टाइप से हो जाएगा ये। ठीक है, और आप इसमें देख रहे थे, देखिए एक था बेरियम क्लोराइड को अगर एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ क्रिया कराएंगे तो बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड बन जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी इक्वेशन, ये दिया है BaCl2 और Al2SO4 का होल थ्राइस, यानी यहाँ पर देखिए 3 लगा हुआ है, सारे रीजन अभी समझेंगे। ठीक है, और लिखा है यहाँ 3BaSO4 और यहाँ पर लिखा है 2AlCl3। ठीक है, देखिए इसमें बैलेंसिंग कैसे करना है। ये बेरियम क्लोराइड है, ये बेरियम क्लोराइड होता है BaCl2, यहाँ एल्यूमिनियम सल्फेट है। अब देखो एक चीज यहाँ पर ये भी ध्यान रखनी है, यहाँ आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, आयनों का, यानी जो Cl2 है यहाँ पर कहाँ जा रहा है, Al2, यानी SO4 की जगह, और SO4 किसकी जगह आ रहा है, Cl2 की। यहाँ आयनों का आदान प्रदान जहाँ पर होता है वो होता है हमारा द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट के नाम से जिसे हम जानते हैं। आयनों का आदान प्रदान इसके साथ का इसके साथ लग जाए और इसके आयन इसके साथ जुड़ जाएं तो यहाँ पर द्विविस्थापन इक्वेशन बन जाती है, डबल डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन बन जाती है। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं, जैसे सोडियम है, देखो तीसरी इक्वेशन क्या थी आपकी, देख लीजिए।
सोडियम को जल के साथ मिलाने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। आप यहां पर देख सकते हैं, इसमें यहां पर देखिए, ये सोडियम है हमारा 2Na और इसकी क्रिया हम जल के साथ करा रहे हैं 2H2O के, तो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी। इक्वेशन देख लीजिए, नोट कर लीजिए, सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, संतुलित करने के लिए आती हैं, आप अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 क्या कहता है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है, इसमें निम्न अभिक्रिया को संतुलित कीजिए। क्या करना है? संतुलित करना है। तो देखिए, बैलेंसिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले उनके हमें फॉर्मूले पता होने चाहिए। भाई नॉर्मल फॉर्मूले तो आपको पता होना चाहिए। मैं आपसे कहूँ जल का फॉर्मूला बताओ, अब आप हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं और जल का फॉर्मूला नहीं बता पाओ तो बहुत गलत बात। मैं कहूँ कार्बन डाइऑक्साइड का बताओ तो आप कहेंगे एकदम CO2। तो यानी ये जो नॉर्मल फॉर्मूले हैं ये आपको याद होने चाहिए, इन्हें कोई बताने नहीं आएंगे आपको, ये तो आपको याद रखने ही पड़ेंगे। आपसे कोई अन्य पर्सन भी इनके बारे में पूछ लेता है, भाई उस फॉर्मूले का नाम बताओ। देखिए, संतुलित करना है, इसे हमें सेटिस्फाई कैसे करना पड़ेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और इसे हम प्लस कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है और जल अलग हो रहा है इसमें। देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CaOH का होल 2, CaOH का होल 2, CaOH का होल 2। ठीक, प्लस हम इसमें क्या मिला रहे थे? कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? CO2। ठीक, और आपका क्या बन रहा था? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और प्लस जो जल था वो जल हो जाएगा ये H2। नॉर्मल आप इसे इस टाइप से लिख सकते हैं, सिंपल थी इक्वेशन। ठीक है, इसी प्रकार से मैं बात करूं जिंक की, जिंक और क्या है? सिल्वर नाइट्रेट। तब आपस में क्रिया करके क्या बन रहा है यहाँ पर? जिंक नाइट्रेट और सिल्वर हो रहा है यहाँ पर अलग। ठीक है, देखिए यहाँ पर जिंक नाइट्रेट। ठीक है, अच्छे से देख लीजिए, जो जिंक होता है जिंक का फॉर्मूला लिख दिया है Zn, और यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट 2AgNO3 है यहाँ पर, अच्छे से देख लेना, जिंक नाइट्रेट बनना है ZnNO3 का होल 2 और यहाँ पर क्या बन रहा है? 2Ag यानी सिल्वर। देखिए, अब ये कैसे पता चलेगा ये बैलेंस है या नहीं? बैलेंस में हमें क्या करना पड़ेगा? दोनों तरफ के द्रव्यमान देख लेने हैं, यानी अगर Zn की संख्या इधर 1 है, इधर भी 1 होनी चाहिए। NO3 अगर इधर 1 है तो इधर भी 1 होने चाहिए, अगर इधर 2 है तो इधर भी 2 होने चाहिए। देखिए 2 कैसे? जिसके आगे लगा होता है वो डबल ही माना जाता है, ये भी ध्यान रखना। तो NO3 जब सिंगल है, ये 2 लगा हुआ है तो डबल है ये NO3 का होल 2, तो ये बिल्कुल इक्वल है। अब यहाँ 2Ag आप देख रहे होंगे, यहाँ पर 2Ag देखो, तो यहाँ पर आप इसे देख रहे होंगे, यहाँ अभिकारक और उत्पाद दोनों समान है, इसी वजह से ये सेटिस्फाई केमिकल इक्वेशन है। इसी के साथ में बात करूं एल्यूमिनियम की अभिक्रिया कॉपर क्लोराइड के साथ करा दें तो एल्यूमिनियम क्लोराइड बन जाएगा और कॉपर हो रहा है अलग। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं क्या हो रहा है? कॉपर अलग। तो यहाँ पर देखिए, इसके साथ चर्चा कर लेते हैं। एल्यूमिनियम का आप फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है? Al, 2Al लगा सकते हैं बैलेंस करने के लिए, प्लस यहाँ पर देखिए और क्या लिखा है? कॉपर क्लोराइड। तो कॉपर क्लोराइड क्या होता है? CuCl2 और आपका बन जाएगा, क्या बन जाएगा? यहाँ पर आप देख लेना, एल्यूमिनियम क्लोराइड बन रहा है, एल्यूमिनियम क्लोराइड यानी क्या बन जाएगा? AlCl3 और प्लस कॉपर जो होता है Cu। अब देखिए, इसे आप बहुत ही अच्छे से बैलेंस कर सकते हैं, क्योंकि बैलेंस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यहाँ 2 एलिमेंट से 2 कर लेंगे बराबर इसमें, और जो अगर मैं बात करूँ CO की, CO यानी कॉपर है, कॉपर क्लोराइड है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कितने कॉपर हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर आप नॉर्मली 3 का मल्टीप्लाई कर देना, तो यहाँ पर देखो अभी यहाँ पर कितना बचा है? यहाँ पर 3 Cu बच रहा है, तो 3 का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, यानी आप इसे लिख सकते हैं प्लस 3 Cu कॉपर। तो बैलेंसिंग करना है हमें, अभिकारक उत्पाद दोनों इक्वल करने हैं। इसी प्रकार से अंतिम देखिए, जो बैरियम क्लोराइड है उसे हम किसके साथ कर रहे हैं? पोटेशियम सल्फेट के साथ। तो बैरियम क्लोराइड BaCl2 है, ये BaCl2 लिखा हुआ है, BaCl2
Cl2 प्लस क्या है पोटेशियम सल्फेट K2SO4, अभिक्रिया का साइन एरो का निशान लगा दो, बैरियम सल्फेट बन जाएगा BaSO4, ठीक है, प्लस यहाँ पर पोटेशियम क्लोराइड बन जाएगा 2KCl। देखिए पोटेशियम क्लोराइड, यहाँ पर अभिक्रिया और अभिकारक और उत्पाद समान बना लेनी है हमें, ठीक है। Ba इतना बन है, SO4 भी कितना यहाँ पर बन है, तो यहाँ पर देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट है, इसके आयन इसके साथ, इसके आयन इसके साथ हो रहे हैं, तो यहाँ पर अच्छे तरीके से इसे देख सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी अगर आपको इक्वेशन बैलेंस करनी है तो सबसे पहले उसमें अभिकारक और उत्पाद इक्वल बना लीजिए अपनी तरफ से, ठीक है। उसी के साथ हम देख लीजिए चर्चा कर लेते हैं इसी के और टॉपिक पर। कुछ इक्वेशन हमने लिए हैं बैलेंसिंग के लिए, देख लेना आप, सारी इक्वेशन है और ये अगर एग्जाम में आएंगी तो आप इसी टाइप से उन्हें आप सोल्व कर सकते हैं अपने द्वारा, ठीक है। तो देखिए कुछ इक्वेशन है हमारे पास और भी हैं, जैसे ये अभिक्रियाओं को इन्हें क्या करना है, संतुलित करना है, सेटिस्फाई करना है, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है इनमें, ठीक है। देखिए क्या करना पड़ेगा, इसमें सबसे पहले हमें लिखा है HNO3 प्लस CaOH का होल 2 और यहाँ CaNO3 का होल 2 और यहाँ पर क्या लिखा है H2, ये मुझे सेटिस्फाई करनी है, बैलेंस करना है। देखिए इसकी दो विधि है, पर आपको जो है कुछ भी नहीं करना, जो मैं बता रहा हूँ उस पर ध्यान देना है बस। देखिए हमें इसमें अभिकारक और उत्पाद यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इक्वल करने हैं। मान लीजिए H यहाँ कितने लग रहे हैं आपको, H यहाँ आप कहेंगे बन है, मैं कहूँगा भाई और इसमें कितने हैं ये, इसमें देखिए आप कहेंगे बन है, बन नहीं है, ये होल है लगा हुआ तो ये डबल हो जाएगा, 3 हो जाता तो 3 यहीं पर हो जाते, ठीक है। अगर मान लीजिए मैंने आपको लिख दिया, ये लिख दिया जैसे 2 और OH का होल 2, ठीक है, तो ये तो डबल तो है ही, फिर डबल ये हो जाएंगे यानी 4 हो जाएंगे, ये ऐसे ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर H की मैं बात करूँ, देखिए इधर आप देख रहे होंगे इधर कितने हैं, यानी पहले देख लीजिए, पहले जो हमें देखना है उसमें देखना है अभिकारक में, किसमें, अभिकारक में, और फिर बात करेंगे हम उत्पाद में। तो उत्पाद में कितने H है, यहाँ पर 2 हैं, इधर कितने हो रहे हैं 3, तो 3 और 2 का जो कॉम्बिनेशन है वो आप बराबर कैसे बनाओगे मेरे भाई, इधर तो 2 का गुणा कर दीजिए भाई, ये 4 हो गए, अब इधर भी 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए भाई, 4 हो गए। आप देखेंगे इक्वेशन है बैलेंस हो रही है, देखो यहाँ पर कुछ भी नहीं करा, इसमें ढूंढ ढूंढ के एक एक संख्या आप उन्हें आराम से इक्वल कर लीजिए, बराबर कर लीजिए, ठीक है। तो आप इसे इस टाइप से लिख सकते हैं। तो इसकी जो इक्वेशन है बैलेंसिंग वाली वो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, केवल 2 लगा देना है, यहाँ क्या लगा देना है 2 और यहाँ पर 2, ये बैलेंस हो गई। उसके बाद मैं बात करूं NaOH प्लस H2SO4 की, यहाँ पर Na2SO4 बन रहा है प्लस H2 बन रहा है, देखिए इक्वल है या नहीं है, बैलेंस है या नहीं है मेरे भाई। Na के जो द्रव्यमान है वो यहाँ कितना है, लगभग 2 गुना दिया है, Na का कितना है 2 गुना, यानी 2Na लिखा है और यहाँ Na तो सिंगल है, तो आप 2 का मल्टीप्लाई नहीं करोगे इसे इक्वल करने के लिए, तभी तो ये संतुलित होगी। तो मैंने क्या करा, Na 2 बनाने के लिए 2 से गुणा कर दी, बस हो गई बैलेंस। देखिए ये लिखी हुई है 2NaOH प्लस H2SO4 Na2SO4 प्लस K2H2। इसी प्रकार से NaCl AgNO3 AgCl Na ये दिया है NaNO3, तो यहाँ पर देखो आप देख रहे होंगे Na भी यहाँ बराबर है, Cl भी यहाँ 1 है, Ag की संख्या भी कितनी 1, NO3, यानी इसमें कुछ नहीं करना, ये ऑलरेडी ऑटोमेटिकली ही क्या है, सेटिस्फाई है, संतुलित है, जिसमें अभिकारक और उत्पाद बराबर है, उसमें तो कुछ करना ही नहीं है आपको, ठीक है। इसी प्रकार से मैं बात करूं BaCl2 की प्लस H2SO4 है, ठीक है, इसे भी आप देखिए इक्वेशन कैसे, Ba मेरे भाई कितने हैं, इधर इधर 1 है और इधर कितने हैं 1, छोड़िए, Cl कितने हैं इधर 2 और इधर कितने हैं 1, तो मेरे भाई पहले इसे इक्वल कर लो ना 2 का मल्टीप्लाई करके, यहाँ नहीं, देखिए बहुत से ऐसा लगा देते हैं ऐसे, ये गलत हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ नहीं लगाना, जो भी चीज़ें करनी है आगे लगानी है, इसके ध्यान रखना, ठीक है, आगे ही लगानी है ये। तो ये क्या हो जाएगा 2HCl, हमें बराबर कर लेने हैं, यानी एरो के निशान से ये वाली और ये वाली दोनों वैल्यू बराबर आनी चाहिए। तो क्या लग जाएगा, देखो इस टाइप से आप इसे देख सकते हैं, चारों इक्वेशन बैलेंस हैं आपके सामने और अच्छे से हम समझ सकते हैं। इसी के साथ हम चल लेते हैं अपने टॉपिक की ओर। देखिए पैड नोट्स अवेलेबल हैं, नंबर ये लिखा हुआ है, जिस किसी को भी अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं,
होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। ये नोट्स पूरे पीडीएफ आपको साइंस के घर पर भी पहुंच जाएंगे, ठीक है, बगैर किसी परेशानी के। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक। जो देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था वो क्या है ये देख लेते हैं। चलिए ठीक है, यहाँ पर ठीक है, ठीक। इतने आपके क्वेश्चन हो गए हैं 9। हाँ, बात करते हैं 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ये आपको बहुत ही ज़्यादा समझना इम्पोर्टेंट है। क्यों? देखिए रासायनिक अभिक्रिया, देखिए जो रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती हैं। देखिए यहाँ पर जो कुछ शब्द हैं वो थोड़ा गड़बड़ में लिखे हुए हैं, पर आपको अपने अकॉर्डिंग कर लेना है। ये रासायनिक है। रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, प्रत्येक को उदाहरण सहित समझाइए। तो जो रासायनिक अभिक्रिया है मुख्यतः 5 प्रकार की होती हैं। मेरे भाई कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। भाई इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिए। अगर इनमें से आएगी तो इनमें से इंपॉर्टेंट है, इन्हें पढ़ेंगे आप, इन्हें आप जरूर पढ़ के जाएंगे। आप प्रॉमिस करो मेरे भाई मुझसे, अगर एग्जाम में जाएंगे तो इन्हें याद करके जाएंगे, ठीक है। अगर आपके ये याद नहीं है तो आपका 2-3 नंबर का लॉस, नुकसान बिल्कुल होने वाला है। तीनों ही इंपॉर्टेंट है, तीनों नहीं 5 ही इंपॉर्टेंट है, जिन पे मैंने मार्क्स करा है, आप ध्यान रखना। हम बात करेंगे बारी बारी से संयोजन अभिक्रिया की। देखिए संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, आपको जैसे नाम से ही पता चल रहा है संयोग हो रहा है यहाँ पर, यानी इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर के सदैव एक उत्पाद बनाते हैं। 2 या 2 से अधिक, मान लीजिए आपके साथ C है, एक C अभिकारक है, दूसरा मैंने O2 ले लिया, कुल मिलाकर के क्या बन जाएगा? CO2 मेरे भाई। हो गया भाई संयोजन अभिक्रिया। कितना सिंपल है। 2 अभिकारक मिलकर के क्या बना रहे हैं? एक उत्पाद का निर्माण करेंगे, वहां पर जो है क्या हो जाएगा? संयोजन। और मेरे भाई इसका उल्टा भी क्या हो जाएगा? CO2 जहां पर एक तो क्या है अभिकारक और क्या बना रहा है? O2। ये मुझे बताओ जल्दी कमेंट करके, क्या बन जाएगा? कहीं वियोजन तो ना हो रहा है इसका? भाई आपको बताना है ये। चलिए चर्चा कर लेते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है इसमें क्या था? वियोजन का इक्वेशन मैंने आपको बताई है, आप अच्छे से लिख के आएंगे इसके संयोजन की, ठीक है। यहाँ लिखी हुई भी है, एक बार मैं थोड़ा इसे आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लिखा हुआ है, चीज़ें सारी आपके सामने हैं। अच्छे से आप समझेंगे तो बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए कितनी सुंदर डायग्राम के द्वारा ये बनी हुई है। इसी प्रकार से अगर बात करें हम वियोजन की, वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है। वियोजन देखिए कुछ मैंने संयोजन अभिक्रिया के एग्जाम्पल लिए थे। आप संयोजन के जैसे देखिए, जैसे कार्बन प्लस O2 यानी ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहे थे? कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके और भी एग्जाम्पल हैं। जल को अगर O2 के साथ मिला देंगे तो यहाँ पर देखिए ये बन जाएगा, Mg प्लस O2 को मिला देंगे 2MgO बन जाएगा। CaO और H2O को अभिक्रिया करा देंगे, CaOH का होल 2 बन जाएगा। यानी 2 अभिकारक हैं और हमें एक उत्पाद प्राप्त हो रहा है, वहां पर हमारी संयोजन अभिक्रिया हो जाएगी। ये भाई इसके एग्जाम्पल अच्छे से देख लो, ठीक है। चलिए समझ में आ गया होगा आपके, वैसे आशा करता हूँ। और ये जो है, जो भी बच्चे हैं, अगर आप समझ रहे हैं थोड़ा स्क्रीनशॉट वगैरह या वीडियो को पुश करके भी थोड़ा देख सकते हैं, पॉज कर दीजिए 2-4 सेकंड के लिए, तब भी आप जो है काफ़ी पेन लेके बैठ जाइए, मुझसे पहले ही लिखने का प्रयास कीजिए कि आपको कितनी संयोजन की अभिक्रियाएं आ रही हैं। उसके साथ में बात करता हूं वियोजन की। जो वियोजन अभिक्रिया है, देखिए वियोजन, इसी अभिक्रिया में अभिकारक टूट करके क्या बनाएंगे? उत्पाद बनाते हैं। बिल्कुल उसी का उल्टा, अपोजिट। जैसे CaCO3 को हम हीट करेंगे, क्या करेंगे? हीट करेंगे मेरे भाई, तो उसमें हमारा CaO और CO2 अलग हो जाएगा। ये उसमें वियोजन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? उसमें वियोजन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं AgCl है, ये 2 किस में टूट रहा है? प्रोडक्ट में टूट रहा है, उत्पादक में। ये लागे वियोजन भी इसे बोल देते हैं। इसी प्रकार से हमारा होता है ये 2H2O जो विद्युत वियोजन है। विद्युत वियोजन देखिए सारा ही मैंने बताया बहुत अच्छे से, डायग्राम के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं। डेफिनेशन लिखो, एक एग्जाम्पल, डेफिनेशन लिखो, एक एग्जाम्पल, ठीक है बच्चे। इसी के साथ मैं बात करता हूं विस्थापन अभिक्रिया की।
देखिए विस्थापन अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देते हैं, क्या कहलाएगी? विस्थापन अभिक्रिया। जैसे Fe यानी आयरन, उसके साथ हम क्रिया करा रहे हैं किसकी? जो कॉपर सल्फेट है, तो हमारा क्या बन जाएगा? FeSO4, आयरन सल्फेट और कॉपर अलग हो रहा है। यहाँ पर आप देखिए विस्थापन यानी आयनों का विस्थापन हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। यानी SO4 Fe के साथ लग जाएगा, Cu सपा, यहाँ पर देखना विस्थापन हो रहा है। इसी प्रकार से Zn की मैं बात करूं, Zn की क्रिया SO4 के साथ Zn यानी जिंक सल्फेट बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगी। इस टाइप से इसके एग्जाम्पल है, यहाँ से आप डेफिनेशन भी अच्छे से पढ़ सकते हैं इसकी, ठीक है। देखिए और देख लेते हैं इसमें जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। देखिए संचारण मेरे भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोरोजन इंपॉर्टेंट है, लिख लो। जंग लग गया भाई, कहते हैं ना जंग लग गया, लोहे की वस्तुओं को जंग लग गया। संचारण किसे कहते हैं? इसकी रोकथाम के उपाय लिखिए। पहली बात तो मैं जंग की बात करूं, जंग का फॉर्मूला आपको याद रखना है, Fe2O3 इंटू XH2O। मेरे भाई ये जंग का फॉर्मूला होता है। जो लोहे पर आप भूरे रंग की परत देखते हैं वो होता है जंग, ठीक है। देखिए संचारण क्या है? संचारण यह एक विद्युत रासायनिक घटना है जिसमें धातुएं वायुमंडल की नमी या कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके धीरे धीरे नष्ट हो जाती है, लोहे की वस्तुएं खराब हो जाती हैं, आपने देखा भी होगा, ठीक है। जैसे इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं, लोहे पर जंग लगना, चांदी की जो सतह है वो मलिन हो जाती है, हल्की काली सी पड़ती दिखाई देती होगी, तांबे के बर्तन पर नीले हरे रंग की परत का जमना भी, ऐसी कुछ यहाँ से ही देखो क्वेश्चन बन जाता है एक, तांबे के बर्तन पर नीले हरे रंग की परत का जमना, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसे देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा आप मुझे ये थोड़ा बताइए, कमेंट में बताइए कि इसमें सोने पर जो है जंग लगता है या नहीं लगता, ठीक है। आप मुझे कमेंट में बताइए कि सोने पर जंग लगता है या नहीं लगता। सोने पर जंग लगता है या नहीं लगता, आप मुझे बताइए, ठीक है। अब देखिए इसी के साथ मैं बात करता हूं रोकथाम के उपाय। आपको पता होगा इसके जो रोकथाम के उपाय हैं, अन्य पदार्थ की परत चढ़ा करके इसकी रोकथाम की जा सकती है, टीन सेट लगा करके, ग्रीस लगा करके, यहाँ पर यानी जहाँ पर देखिए ये कब लगेगा? जहाँ पर नमी होगी, आर्द्रता होगी, वायु के संपर्क में आएगा लोहे की वस्तु, तो उस पर जंग लगना कंपलसरी है, संचारण वहाँ हो गई। तेल या ग्रीस लगाकर इसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं ये, ठीक है, अच्छे से पढ़ लेना आप। इसी के साथ मैं बात करता हूँ अब रेंसिडिटी। रेंसिडिटी आपने सुना होगा, आज तो हमने चिप्स का पैकेट खाया मेरे भाई, उसमें तो मुझे बड़े तेल की आ रही थी, मैं क्या करूं। आपने चिप्स का पैकेट खाया और उसमें आपको काय की आ रही थी, तेल की आ रही थी, तो आपको क्या करना चाहिए उसके बारे में पढ़ लेते हैं। जी हाँ, हम बात करते हैं किसकी? जो विकृत गंधिता है हमारा, क्या होता है? विकृत गंधिता, नाम से ही पता चलता है गंधिता किसे कहते हैं, एक उदाहरण देकर समझाइए। बसा या तेल युक्त भोजन वायु के संपर्क में आता है तो वह क्या हो जाता है? अपचयित हो जाता है, जिससे उसका स्वाद और गंध बदल जाते हैं। इसे हम विकृत गंधिता कहते हैं। बहुत ही इतना सिंपल लिखना है। देखिए ये बेचारी कैसे बैठी है, कैसे बताओ, मुंह को सुकोड़ के बैठी है यहाँ। देखिए इसमें क्या है, गर्मियों के दिनों में सुबह की बनी हुई सब्जी वायु में रखने पर रात तक क्या हो जाती है? खराब हो जाती है मेरे भाई। किसके कारण होती है? विकृत गंधिता के। बहुत ही अच्छे नोट्स अवेलेबल हैं, अगर आप चाहो तो अपने एग्जाम में धमाल मचा सकते हो। बहुत ही कम टाइम बचा है आपके पास, ठीक है। अब देखिए इसी के साथ हम चर्चा कर लेते हैं जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, और क्वेश्चन नंबर हमारा देख लेते हैं कौन सा है, ठीक है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, हाँ देखिए ये था हमारा क्वेश्चन। इसमें और देख लेते हैं कोई क्वेश्चन रहा तो नहीं है, छोटा तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि रहना नहीं है कोई भी क्वेश्चन, आपको अच्छे से करने हैं सारे ही क्वेश्चन। एक एक क्वेश्चन हम महत्वपूर्ण है हमारा, अगर कोई क्वेश्चन रह जाएगा तो बहुत लॉस रहेगा हमारा, ठीक है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं, हमारा जो टॉपिक आ गया है
ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी जो अभिक्रिया हैं उनके उदाहरण हमें बताने हैं। तो देखिए ऊष्मा जो छेपी अभिक्रिया है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें ऊष्मा क्या होती है, उत्पन्न होती है। क्या होती है? ऊष्मा उत्पन्न होती है मेरे भाई। क्या होती है? ऊष्मा उत्पन्न होती है। जैसा कि अगर मैं इसका एक एग्जाम्पल लूँ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की क्रिया कराने पर जल मिल जाता है। क्या बन जाएगा मेरे भाई? जल मिल जाता है। क्या बन जाएगा? जल मिल जाता है यहाँ पर। ठीक है, इसी प्रकार से कार्बन में ऑक्सीजन मिला दूं तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, डेल एच इसका ये टेम्परेचर दिया होता है बच्चे, डेल एच टेम्परेचर। ठीक है, यहाँ पर टेम्परेचर 572। इसी प्रकार से ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। ये क्या है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है, जैसे H2 और क्या कर देंगे, देखिए हम I2 यानी आयोडीन है, ये आयोडाइड का नाम आपने सुना होगा, 2HI बनता है, हाइड्रोजन आयोडाइड बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसे देख सकते हैं। ये भी बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं इनके दोनों के। अब यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये वाला बहुत वेरी वेरी मोस्ट है, ये भी भाई देख लो इसे। लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं मेरे भाई? अगर लोहे को आपको क्षरण होने से बचाना है, जंग लगने से बचाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? पेंट लगाना पड़ेगा, ग्रीस लगाना पड़ेगा, टीन सेट लगाना पड़ेगा, यानी वहाँ नमी आर्द्रता वायु का संपर्क तो बिल्कुल ना हो। ठीक है, बस हो गया, बस इतना लिखना है। ये आपने पढ़ रखा है ऊपर, यहाँ कर दोगे आराम से। देखिए पढ़ सकते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसे अच्छे से कर भी सकते हैं कवर। ठीक है, यहाँ मैंने लिख रखा है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे। देखिए लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं? लोहे की वस्तुओं को संक्षारण से बचाने के लिए उनको पेंट करते हैं, जिससे नमी के संपर्क में न आए। इसके साथ क्वेश्चन नंबर देखिए 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है? तेल एवं वसायुक्त पदार्थों को क्या करना है? तेल एवं वसायुक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? ताकि उन्हें विकृत होने से बचाया जा सके। अभी पढ़ा था ना, विकृत गंधी था भैया। ले जाइए, चिप्स का पैकेट है, चिप्स के पैकेट में ये लॉन्ग टाइम तक तभी रहेगा जब इसमें ऑक्सीजन के संपर्क में अगर ये आ गया तो भाई विकृत हो जाएगा, ये गंध महसूस होने लगेगी इसमें, लेज में। ये जो पैकेट आपको दिखाई दे रहा है ना चिप्स का, जिसे बहुत खाते हो तुम, तो इसमें जो गंध सी महसूस होने लगेगी। इसी वजह से उसमें नाइट्रोजन से उसे क्या किया जाता है? प्रभावित। इसमें नाइट्रोजन गैस भरे जाती है इसे बचाने के लिए, इतना ध्यान रखना है। ठीक है, तो और देख लीजिए, आगे देख लेते हैं बच्चे, इसमें क्या है। अच्छे अच्छे टॉपिक हैं, इन्हें देख लेते हैं सारा कुछ। देखिए पूरी बॉडी की स्ट्रक्चर आपके सामने है। बताइए, बहुत मेहनत लगती है ऐसी पीडीएफ तैयार करने में, तो आप जो है एक छोटा सा लाइक तो आपका बनता है जरूर। देखिए इसी के साथ में बात करूं, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहा जाता है? देखिए जो श्वसन होता है, आप जानते हैं श्वसन के दौरान एटीपी की जो क्रिया होती है, एटीपी का पूरा नाम, एडीपी का एनएडीपी, डीएनए, आरएनए इत्यादि, एलपीजी, सीएनजी, सारे ही फुल फॉर्म आपको याद होने चाहिए बच्चे। ठीक है, मैंने इसमें देखिए कुछ फुल फॉर्म लिए हैं, वैसे अभी आप देखेंगे वीडियो के अंत में भी। तो यहाँ पर देखिए श्वसन एक मंद दहन ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प एवं एटीपी के रूप में ऊष्मा निकलती है, इसीलिए इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, बहुत अच्छी डेफिनेशन थी, पढ़ सकते हैं आप यहाँ से। ठीक है, तो साथियों इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर, गाड़ी पहुंच गई है हमारी, देखो किस पर? 17 पर। ठीक है, 17 पर। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया है और एग्जाम में भी देखिए कई बार आया गया है, कई बार एग्जाम में आया है, इंपोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है, क्यों? देखिए जब वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ इसलिए किया जाता है क्योंकि उसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है। यहाँ पर बस ये ध्यान रखना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO2 के नाम से आपने सुना होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है, उसे हटाने के लिए वायु में जलाने से पूर्व Mg रिबन को साफ किया जाता है। काम खत्म, ये दिख रहा होगा आपको। ठीक है,
ये वर्नर पैमाना है, यहाँ पर देख रहे होंगे। तो वायु में जलाने से पहले आप, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, अच्छे से समझ लेना। इसी के साथ दोस्तों हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन भी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट क्या कहता है, चलते हैं इस क्वेश्चन की ओर। इसमें लिखा हुआ है किसी पदार्थ, मान लीजिए एक्स है, एक्स का विलयन उपयोग सफेदी करने के लिए। अरे मेरे भाई ये तो सफेदी आ गई, जो आपने चूने का नाम सुना होगा वो उसकी बात आ गई है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड की बात आ गई यहाँ पर। तो पदार्थ X का नाम एवं इसका सूत्र लिखिए। क्या लिखना है, इसका नाम लिखना है और इसका सूत्र। मेरे भाई ये CaO क्या हो जाएगा, इसका ये सूत्र हो जाएगा। Ca क्या होता है, कैल्शियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैल्शियम, आप अच्छे से जानते हैं कैल्शियम। और यहाँ पर जो O है, O क्या हो जाएगा, ऑक्साइड हो जाएगा मेरे भाई, लो ऑक्साइड। तो आपको कुछ नहीं करना, ज़्यादा तर्क नहीं लगाना है, ज़्यादा नहीं सोचना है। कैल्शियम ऑक्साइड क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, इसका नाम हो गया। ठीक, इतना लिखना है इसमें। तो यहाँ पर लिखा है पदार्थ का नाम। अब देखिए आई में लिखे पदार्थ एक्स की जल के साथ अभिक्रिया लिखिए। ठीक है, बिल्कुल लिखेंगे। देखिए मान लीजिए यहाँ पर मैंने आई लिख दिया और मैंने कह दिया मेरे भाई इसे जल के साथ अभिक्रिया कर दो। आई क्या है, ये आई मेरे भाई, ये जो बात चल रही थी किसकी, ये Ca की चल रही थी। Ca की क्रिया अगर CaO की में रिएक्शन किसके साथ, जल के साथ करा दूं, तो आपने सुना होगा CaOH का होल 2। ठीक है, एक था आपका बुझा चूना, एक था बिन बुझा चूना, उसके सूत्र थे। इक्वेशन आपके सामने, आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से देख लेते हैं हम नेक्स्ट। देखिए इसमें क्या है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में इसमें हमें बताना है अवचयित एवं उपचयित पदार्थ को इसमें पहचानना है। ये भी पूछ लिया जाता है, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है अपचयन किसका हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए जैसे 4Na है और उसकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ हो रही है, तो यहाँ पर 2Na और 2Na बन रहा है, 2Na2 2N2O बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए Na क्या हो रहा है, Na अपचयित हो रहा है, क्योंकि उसकी रिएक्शन किसके साथ, ऑक्सीजन के। ऑक्सीजन यानी देखिए अपचयन उपचयन आपको पढ़ लेना है बहुत ही अच्छे से। तो Na क्या हो रहा है, यहाँ से अपचयित हो रहा है, और O2 क्या हो रहा है, देखिए एक है उपचरित, उपचरित नहीं है ये, उपचयित है। ये क्या है, उपचयित लिखना है आपको। ठीक है, उपचयित, ये उपचयित हो रहा है। ये Na क्या हो रहा है यहाँ, उपचयित, और O2 क्या हो रहा है, अपचयित। ये ध्यान रखना थोड़ा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर इसमें बात करूं CuO में, तो जो CuO है वो आपका क्या हो जाएगा, देखो CuO आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका क्या हो रहा है, अपचयन, अपचयन हो रहा है, इसका अपचयित हो रहा है। और H2 ये उपचयित हो रहा है। नॉर्मल लिखना है आपको, कुछ नहीं करना चाहता इसमें। तो यहाँ चीज़ें आपके सामने हैं, देख सकते हैं। इसके साथ अगर मैं बात करूँ, देखिए नेक्स्ट पॉइंट की, वो क्या हो जाएगा। अब देखिए कुछ इसमें इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव आ गए हैं, विकल्प आ गए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, धातु की अभिक्रियाशीलता की ये एक श्रेणी है, इनका बढ़ता क्रम घटता क्रम पूछ लेता है। ऐसी धातुओं के नाम आ जाते हैं जिन्हें हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं। ट्रिक से याद रखना है बच्चे, ट्रिक से याद रखना है, ट्रिक से लिंक के नाम से याद रखो। पढ़ तो कुछ भी सकते हैं, लिंक याद रहेगा। Li से क्या हो जाएगा, लिथियम हो जाएगा बच्चे। Li से क्या हो जाएगा, लिथियम हो जाएगा। Na क्या हो जाएगा मेरे भाई, सोडियम हो जाएगा। K क्या हो जाएगा, पोटेशियम हो जाएगा। अच्छे से जानते हैं, अच्छे से जानते हैं। ये ऐसी धातु हैं जिन्हें हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं। सोडियम एक ऐसी धातु है जिसे हम कैरोसिन में रखते हैं। कहाँ रखते हैं मेरे भाई, मिट्टी के तेल में। नाम तो सुना ही होगा, मिट्टी का तेल, उसमें हम सोडियम को रखते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये क्या करती है, खुला में रखने पर आग पकड़ लेगी, आग से बहुत तेज़ी से, मतलब वायु से रिएक्शन तेज़ी से करती है, इसी वजह से इसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है। तो यहाँ पर हम शुरुआत कर लेते हैं क्वेश्चन की। ठीक है,
तो बच्चे देखिए जो हमारे विकल्प हैं इसमें भी विकल्प देखिए ये सारे ही एनसीईआरटी के टॉपिक हैं आपके मेरे भाई, एनसीईआरटी के टॉपिक हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम सक्रिय तत्व है? सबसे कम जो सक्रिय है भाई, सक्रिय है मतलब देखिए आप जानते हैं जैसे सोडियम है, सोडियम को अगर खुला रख देंगे एकदम आग पकड़ लेता है। तो चार ऑप्शन है, सोडियम है, टीन है, जिंक है, पोटेशियम है। मेरे भाई आंखें मीच के ये टीन लगा दीजिए। क्या लगा देना है? टीन लगा देंगे, क्योंकि ये बहुत ही कम सक्रिय तत्व है। तत्व की बात चल रही है। शॉर्ट में लिखा है निम्नलिखित। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? निम्नलिखित में कौन सा तत्व सबसे ज्यादा सक्रिय है? तो सबसे ज्यादा जो सक्रिय है आपके पास यदि कॉपर है, एक होता है ये कॉपर का फॉर्मूला Cu पता होना चाहिए, लेड होता है Pb आपको ये भी पता होना चाहिए, ठीक है ना। एल्यूमिनियम आप जानते हैं Al, और आयरन यानी Fe आपको ये भी पता होना चाहिए, संकेत इनके। तो कौन सा तत्व सबसे अधिक सक्रिय है? तो यहाँ पर एल्यूमिनियम बहुत ज्यादा सक्रिय तत्व है, ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा? एल्यूमिनियम। यहाँ पर ध्यान रखना, ठीक है। ऑप्शन मैंने लिए हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। इसी के साथ में बात करूं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है जो जल के किसी भी अवस्था के साथ अभिक्रिया नहीं कर सकता? अब पोटेशियम है, पोटेशियम में जल मिला दिया तो क्या बन जाएगा बताइए? इसकी इक्वेशन आप कर सकते हैं। मैग्नीशियम है, Mg की कर सकते हैं, Mg की जल के साथ इक्वेशन बिल्कुल हो जाएगी अभिक्रिया। जिंक की, Zn की आप जल के साथ कर सकते हैं। तो फिलहाल इनमें से कोई नहीं है, वो हमारा जो राइट ऑप्शन है क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इसी प्रकार से हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देख सकते हैं उसे आप। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, अच्छे से आप समझ के ये कर सकते हैं इसे, ठीक है। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा तत्व जल के साथ, देखिए निम्नलिखित में कौन सा तत्व है जो जल के साथ क्या करता है? जल के किसी भी अवस्था के साथ अभिक्रिया नहीं करता। तो क्या है? सोना है। क्या है? सोना। देखिए इसमें जो सोना है, एक ये तन्यता आ जाता है, सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है? वो आपकी गोल्ड ही है। भाई आपने सुना होगा कितना, 2 ग्राम सोना, 2 ग्राम सोना ना सुना होगा? 2 ग्राम सुना है, जिससे आप 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। क्योंकि ये बहुत ही सबसे अधिक जो तन्य धातु है वो आपकी क्या है? सोना ही है। यहाँ से ये क्वेश्चन ध्यान रखना है आपको, सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है? सोना है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। उसी के साथ अगर मैं बात करूं, देखिए यहाँ पर ऑक्सीकरण यानी कुछ समीकरण हमें दिए हैं। समीकरण है H2 और O2 मिलकर क्या बन रहा है? 2H2। तो एक क्या है यहाँ पर? जहां दो अभिकारक मिलकर के एक उत्पाद बना रहे हैं मेरे भाई, क्या हो रहा है? संयोग हो रहा है। आपको दिखाई दे रहा है यहाँ संयोजन अभिक्रिया। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? संयोजन अभिक्रिया हो जाएगी, ठीक है। उसी के साथ हम चर्चा कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए क्वेश्चन नंबर 6, उसमें आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है मेरे भाई? इसमें कहा गया है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो जो उसमें भाग लेते हैं वो क्या होता है? आपके अभिकारक होते हैं, और जिससे प्राप्त होता है वो क्या होते हैं? उत्पाद। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? अभिकारक, क्योंकि अभिकारक भाग लेते हैं तभी वो सेटिस्फाई हो जाती है, ठीक है। उसी के साथ हम चलते हैं देखिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है आज के, सारे ही इंपोर्टेंट है। विकल्प 20 आएंगे, ये तो करने ही पड़ेंगे। 20 नंबर बहुत में, विकल्प देख लो अच्छे तरीके से। देखिए जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? भाई जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल यानी या तो Zn या मान लीजिए H2SO4 की किससे अभिक्रिया करा दें? जो हाइड्रोजन, अरे मेरे भाई इससे करा दो H2 से। किससे करा देंगे? H2 से। साफ दिखाई दे रहा, किससे करा देंगे? H2 से। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? C। इसी प्रकार से मैं बात करूं, वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखने से जो हमारा उपचयन की गति हो जाती है, यानी क्या हो जाता है? उपचयन कैसा होगा? जो वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रख दें तो उसमें जो है धीमी हो जाती है। क्या हो जाएगी? वो धीमी। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? A। इसी के साथ अगर बात करें हम नेक्स्ट की, क्वेश्चन नंबर 9 की, देखिए क्वेश्चन नंबर 9,
9 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, यहां पर आप देखिए PbCu दिया है और यहाँ पर PbCuCl2 की रिएक्शन करा रहे हैं किससे, यानी Pb की रिएक्शन करा रहे हैं CuCl2 कॉपर क्लोराइड से। तो हमारा क्या बन रहा है, ये इक्वेशन बन रही है। उपयुक्त जो समीकरण है ये कैसी अभिक्रिया है, यहाँ देखिए जब भी आयनों का आदान प्रदान हो, यहाँ पर आंखें मीच के आप डबल, एक तो हो जाएगा हमारा द्विविस्थापन, एक होता है विस्थापन। तो यहाँ पर देखिए एक आयन की अगर बात चली है तो मेरे भाई ये विस्थापित हो रही है, अगर इसके आयन इसमें पहुंचते इसके आयन इसमें तो होती द्विविस्थापन। अब ये क्या है, विस्थापन। तो राइट ऑप्शन हमारा ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में मेरे भाई अवक्षेपण अभिक्रिया में किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है, ये हमें याद रखना है। तो एबिले होता है, एबिले जो बिल्कुल घुलता नहीं, ठीक है, एबिले, इसे आप देख सकते हैं। उसी के साथ अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर हमारे नेक्स्ट 11 की, क्वेश्चन नंबर देखिए 11 क्या कहता है, 11 देख सकते हैं इसमें आप। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, 11 देखिए क्या कहता है बच्चे, क्वेश्चन 11, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास, ऑक्सीजन का ह्रास, ऑक्सीजन का जो ह्रास है वो क्या कहलाता है, इसमें हो जाएगा अपचयन। क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा। ये उपचयन है, ये अपचयन है, ये हो जाएगा अपचयन, राइट ऑप्शन इसका ये। जिन अभिक्रिया में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें क्या कहते हैं, ऊर्जा जिसमें आती है भाई ऊष्मा शोषी, ऊष्मा का शोषण कर रहे हैं वो, पहला ही कौन सा हो जाएगा, ये ऊष्मा छेपी या ऊष्मा शोषी, तो ऊष्मा शोषी यानी राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ हम चल लेते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं, क्वेश्चन हमारे बहुत ज़्यादा है, आपके जो है 20 नंबर आएंगे ना, इसमें से एक वीडियो में पूरा ये चैप्टर कंप्लीट है, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना, ये बहुत ही ज़्यादा है। बेअभिक्रिया देखिए इसमें पढ़ सकते हैं, बेअभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। आयनों का आदान प्रदान आपने सुना था क्या था, द्विविस्थापन अभिक्रिया। और क्वेश्चन नंबर देखो 14, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है, अरे मेरे भाई जंग की बात चल रही है क्या, जंग जहां भी नाम सुनो संचारण एकदम आंखें मीच के लगा दो, ठीक है ना, जंग का। उसके साथ अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, देख लो, चलिए ये होता है, देखिए ऊष्मा के द्वारा दी गई वियोजन अभिक्रिया को कहते हैं। बहुत बढ़िया, देख लेते हैं इसे भी, ऊष्मा के द्वारा दी गई अभिक्रिया को क्या कहते हैं, इसके बारे में हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। ऊष्मा के द्वारा दी गई अभिक्रिया को क्या कहते हैं, ऊष्मीय व्यंजन, ऊष्मीय वियोजन, सॉरी ऊष्मीय वियोजन, ऊष्मीय वियोजन लिखना है मेरे भाई, ठीक है, ऊष्मीय वियोजन क्या कहलाएगा, ऊष्मीय वियोजन, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, लिखा हुआ। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, बी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसी के साथ अगर मैं बात करूं, देखिए एक इक्वेशन हमें दी होगी, इक्वेशन कौन सी दी है, इक्वेशन ये दी है CaO प्लस H2O, यहाँ रिएक्शन बन रही CaOH का होल 2। उपयुक्त जो यहाँ पर एक समीकरण है वो अभिक्रिया है, वो किसकी है, ठीक है। उपयुक्त जो रासायनिक अभिक्रिया है ये किसकी है, ये रासायनिक अभिक्रिया लिखा हुआ है, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया। तो यहाँ पर देखिए जो दो अभिकारक हैं और मिलकर के एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, उत्पाद बना रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, संयोग हो रहा है, तो आप आंखें मीच के लगा देंगे संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर अगर मैं बात करूँ 17 की, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, यहाँ पर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 17 में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 17 में निम्नलिखित में से कौन सा अपघटन यानी अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पर देखिए CaO3 CaO प्लस CO2, या कह सकते हैं 2KClO3 2KICl प्लस 3O2, या मानव शरीर में भोजन का जो पचना है। इसी के साथ मैं बात करूं हाइड्रोजन और क्लोराइड का योग क्या बनता है, 2HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो बिल्कुल ये राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सी इज द राइट ऑप्शन। इसी प्रकार से 18 में निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडॉक्स अभिक्रिया है, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी बिल्कुल आपको पढ़ लेनी है। रेडॉक्स अभिक्रिया देखिए, रेडॉक्स अभिक्रिया देख लेते हैं कौन सी हो जाएगी, रेडॉक्स अभिक्रिया CaO3 यहाँ कह सकते हैं CaO प्लस CO2,
इसके साथ में बात करूं H2 और Cl2, यहाँ 2HCl बन रहा है, ये तो बिल्कुल नहीं होने की। इसी के साथ देखिए CaO कैल्शियम ऑक्साइड की अगर हम क्रिया किससे करा रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, तो हमारा क्या बन रहा है, CaCl2 बन रहा है और H2O प्राप्त हो रहा है। यानी कुल मिलाकर के हमारा C इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर किस पर, 19 पर। निम्नलिखित में से एक दहन अभिक्रिया है, तो दहन क्या है, दहन का मतलब होता है जलना। मोम का ये आप जानते हैं भौतिक परिवर्तन होता है, जल का उबलना भी आप जल उबल के भाप बन जाएगा। कैसी अभिक्रिया है आप जान सकते हैं, पेट्रोल का जलना। यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, दहन क्या है, पेट्रोल का जलना। ठीक है, राइट ऑप्शन। 20 में क्या है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है, ऑक्सीजन का योग हमेशा अपचयन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अपचयन का योग। राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है, देख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये तो आपको पढ़ने पड़ेंगे जरूर, क्योंकि इसमें आपको 20 मार्क्स मिलते हैं, बहुत ज्यादा। निम्नलिखित में से इसमें असत्य हमें बताना है। ठीक है, क्या बताना है, असत्य। देखिए इसमें क्या है, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन किसी पदार्थ से जुड़ते हैं, या अब बात करें जो हमारा आवरण होता है उसमें जो हाइड्रोजन होता है वो ये क्या है, किसी पदार्थ से जुड़ते हैं, या बात करें यहाँ पर ऑक्सीकारक खुद को क्या करते हैं, ऑक्सीकृत करते हैं, या जो होता है हमारा अपकारक। ठीक है, यहाँ अपकारक लिख सकते हैं, खुद को ऑक्सीकृत करते हैं। तो हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या है, अपकारक। देखिए अपकारक खुद को क्या करते हैं, ऑक्सीकृत करते हैं, यानी डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 22 में, किसी यौगिक के रासायनिक अभिक्रिया के हाइड्रोजन का हटना कहलाता है। क्या अगर हाइड्रोजन हट गया तो क्या कहलाएगा, वो यहाँ पर उपचयन, जहां भी देखो एकदम अपना राइट ऑप्शन लगा दीजिए। ठीक है, उपचयन, हाइड्रोजन अगर हट गया उपचयन एकदम लगा देंगे। ठीक है, चलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए। यहाँ पर आप देख रहे होंगे आपके सामने बहुत अच्छी सारे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने लिए हैं। कि देखिए किसी वस्तु को हवा में जलाने के लिए एक निश्चित ये क्या है, निम्नाम जबकि होती है जो कहलाते हैं। क्या है, देखिए इसमें जो है आपने सुना होगा, अगर मान लीजिए कोई हवा में जलाने के लिए, हवा में जलाने की अगर बात चली है तो उसे बोलते हैं, एक जाप है वो है प्रज्वलन जाप। पहला ही इसका ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, प्रज्वलन जाप। ठीक है, एक भूरे रंग का चमकदार तल X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग को यानी काले रंग का हो जाता है। तो आप जानते हो किसकी परत होगी, कॉपर पर ही वो चढ़ता है, कॉपर पर। तो आप अच्छे से इसे देख सकते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, उसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। ठीक है, देखिए इसमें दिया है, ये ऑब्जेक्टिव है, सारे ही ऑब्जेक्टिव मैंने इसमें इस वजह से ज़्यादा लिए, आपके मेरे भाई 20 आते हैं। बताओ 20 मार्क्स बहुत होते हैं ऑब्जेक्ट के। ठीक है, यहाँ पर Na2SO4 + BaCl2 की अभिक्रिया हम इससे करा रहे हैं, तो उपयुक्त रासायनिक समीकरण क्या है, देखिए घूम फिर के वही आ रहा है, आयनों का आदान प्रदान। आंखें नीचे लगाओ, द्वितीय विस्थापन यहाँ पर। इसी प्रकार से देखो 26 में Zn कि हम कॉपर सल्फेट और जिंक सल्फेट से क्रिया करा रहे हैं, तो CO दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की होगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक आयन का इसके साथ क्या हो रहा है, विस्थापन, यानी ये खिसक के इसके साथ लगा, खिसक गया, विस्थापित हो गया, विस्थापन अभिक्रिया एकदम लगा दीजिए। ठीक है, डबल आयन का आदान प्रदान, द्वितीय विस्थापन, एक आयन का विस्थापन। ठीक है, इस टाइप से आप इसे देख सकते हैं। तो आप इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं 27 की, देखिए क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर देखो 27 में C है, C और +O2 मिलकर CO2 बन रहे हैं, तो ये अभिक्रिया किसकी है, संयोजन कई बार पढ़ लिया, दो यहाँ अभिकारक हैं, एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, संयोजन अभिक्रिया हो जाएगी, राइट ऑप्शन C है। 28 देख लीजिए, जो लोहा चूर्ण होता है, लोहा चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से क्या बन जाएगा आपका, तो यहाँ पर देखिए क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, यहाँ पर आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, लोहा चूर्ण यानी Fe की बात चल रही है, और जो हाइड्रोक्लोरिक जैसे ये है Fe + हाइड्रोक्लोरिक HCl की बात करें।
ठीक है, HCl2। तो क्या बन जाएगा हमारा यहाँ पर, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, हाइड्रोजन क्लोराइड। देखिए हाइड्रोजन गैस प्लस आयरन क्लोराइड क्या बन जाएगा, FeCl2 और हाइड्रोजन गैस मुक्त। अब भाई बैलेंस करना तो आपको आता होगा, मैंने अभी बताया है, बैलेंस करके बताइए मुझे। अब इसी के साथ में बात करूं तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा, वहां ज्यादा कुछ नहीं पूछने का, आपको केवल चीजें ऐसी समझनी है नॉर्मली। 29 का देख लीजिए, निम्नलिखित अभिक्रिया में कौन सा विस्थापन अभिक्रिया है। भैया कौन सी ऐसी अभिक्रिया है जिसमें विस्थापन यानी एक के आयन दूसरे में चले जाएं, बस वो विस्थापन हो जाएगी आपकी, और कुछ भी नहीं करना है इसमें। देखो ये है Ca, अरे भैया देखते ही काट दो आंखें मिचते ही, ये क्या है देखिए, विस्थापन हो रहा है नहीं हो रहा, काट दो। अब यहाँ पर देखेंगे, देखो ये है FeCuSO4, यानी SO4 को अगर Fe के साथ लगाओगे मेरे भाई विस्थापन हो रहा है, ये राइट ऑप्शन सी क्या है, राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर अंतिम 30 की ओर, देख लेते हैं इस स्लाइड का। इस स्लाइड का जो 30 क्वेश्चन है वो कौन सा है, वो क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन सी द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन मैंने बताया था आयनों का आदान प्रदान हो जाएगा। आयनों का आदान प्रदान देखिए, इसके देखते ही इसे काट दीजिए, आयनों का आदान प्रदान नहीं लग रहा आपको, आयनों का आदान प्रदान नहीं है। इक्वेशन ये चारों ही ऑप्शन क्या है आपके गलत से साबित हो रहे हैं, तो यहाँ पर आप इसे छोड़ दीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है नीचे दी गई अभिक्रिया में संबंध कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है कौन सा कथन सत्य है या असत्य है, यानी सही और गलत इसमें बताना था। कार्बन अपचयित हो सकता है जबकि ZNO उपचयित हो सकता है, कार्बन उपचयित हो रहा है या कार्बन मोनोऑक्साइड उपचयित हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर उपचयित ध्यान रखना है, तुम्हें कुछ भी नहीं करना, यहाँ पर कार्बन हमेशा उपचयित क्या होता है, हो रहा है, कार्बन उपचयित। ठीक है, जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 32 में देख लीजिए, निम्नलिखित अभिक्रिया में अपघटन की अभिक्रिया कौन सी है। अपघटन देखिए किस में हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, अपघटन देख सकते हैं यहाँ पर, तो बिल्कुल सारी इक्वेशन आपके सामने है, इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। पढ़ के आप बहुत ही आराम से इसे कर सकते हैं। 2KClO3 प्लस, ये एरो का साइन है, एरो का साइन लिखा है, 2KCl + 3O2, ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ ले लेते हैं हम, और भी क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, देख सकते हैं आप, ये अच्छे क्वेश्चन है सारे ही। चलिए इन पे भी हम चर्चा कर लेते हैं इसी प्रकार से, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव में इतना टाइम नहीं लगाना है, एकदम पढ़ो और आंसर दो। आपकी जो स्पीड है ऐसी होनी चाहिए एग्जाम में, बहुत ही फास्ट होनी चाहिए। ठीक है, आपके एग्जाम में स्पीड बहुत ही तेज होनी चाहिए। इसी के साथ मैं बात करूं, जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे, देखिए कितना सुंदर, वाह भाई वाह, कलाकारी में तो बहुत कमाल कर दिया। देखिए कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है, बनाता है, यह यौगिक जल में विलय है, जल में घुल सकता है, यह तत्व हो सकता है मेरे भाई, क्या हो सकता है, ये बताया कैल्शियम। क्या हो सकता है, कैल्शियम। कैल्शियम देखिए जल में घुल जाएगा, ऐसा ही सिलिकॉन नहीं, कार्बन भी नहीं, आयरन भी आप जानते ही हैं, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन ही हो जाएगा। इसी प्रकार से मैं बात करूँ 34 की, जस्ता क्या तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है, अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सी गैस बनाती है, कौन सी। अब देखिए जस्ता है, जैसे जस्ता ले लीजिए और उसको तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, आपने सुना होगा सांद्र H2SO4 का नाम सुना है, उसकी क्रिया करा दीजिए H2SO4, अरे मेरे भाई H2 आ गया, बस सिंपल है H2। इसी प्रकार से 35 देखिए, लोहे से जिंक को लेपित करने की क्रिया क्या कहलाती है मेरे भाई, उसे लेपना है, उसका क्या हो रहा है, यहाँ गैल्वेनीकरण हो रहा है, इसका राइट ऑप्शन ही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अंतिम देखो इस स्लाइड का जो क्वेश्चन है वो भी देख लीजिए। यहाँ पर जो देखिए आप देख रहे होंगे, ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, निम्न में से कौन सा सही है, कौन सही है ये बताना है इसमें। ठीक है, यहाँ पर देखिए Na2CO3 5H2, तो भैया कहीं सुना ही ना तुमने, Na2CO3 × 10H2, अरे ये तो धावन सोडा आ गया, बासिंग पाउडर के नाम से जिसे जानते हैं। ठीक है, तो आपका राइट ऑप्शन ये हो जाएगा Na2CO3।
ठीक है, पढ़ेंगे इसे सेकंड चैप्टर में, पढ़ेंगे इसका सारा डाटा। इसी प्रकार से देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड। देखिए सारे ही ऑब्जेक्टिव हैं इसमें, आप देख रहे होंगे यहाँ पर। देखिए निम्न में से उत्पाद लेड, ये लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। तो ये लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर, जब गर्म करेंगे इसे तो हमारा क्या बन जाएगा, यानी आपने सुना होगा NO2, NO2 नाइट्रस ऑक्साइड के नाम से सुना होगा, N2 नाइट्रोजन। तो राइट ऑप्शन इसका बिल्कुल यही हो जाएगा, NO2 और क्या हो जाएगा N2। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं। हालांकि दोनों ऑप्शन आपको सेम दिखाई दे रहे होंगे, तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, हमें बस केवल वही ध्यान रखना है। इसी प्रकार से मैं बात करूँ 38 की, कौन सी गैस उत्सर्जित होगी अब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेंगी। यहाँ पर जब धातुएं जब जल के साथ अभिक्रिया करेंगी, किसी भी धातु को ले लीजिए मेरे भाई, अरे धातु को किसी को भी ले लो, ठीक है, और जल के साथ अभिक्रिया करा दो उसकी, तो क्या बन जाएगा आपका हाइड्रोजन। क्या करेंगे, हाइड्रोजन। इसी प्रकार से हमारा देखिए क्वेश्चन नंबर 39 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है, इसके बारे में भी हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए बच्चे जो 39 है, इसमें Fe2O3 और +2Al, Al2O3 और यहाँ पे लिखा है +2Fe। ठीक है, ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है, ये हमें बताना है। ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है, तो यहाँ पर देखिए आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, यानी एक के आयन ही तो जा रहे हैं इसमें। तो यहाँ पर एक के जब आयन जाते हैं तो विस्थापन, हमेशा विस्थापन लगाएंगे। कौन सी विस्थापन, डबल आयन तब होता है जब उसके आयन उसमें और उसके आयन इसमें। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया राइट है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, लोहा चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, सही उत्तर को हमें बताना है। तो उसमें हाइड्रोजन गैस एवं आयन क्लोराइड बन जाएगा, राइट ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, इंपोर्टेंट है, ऊष्मक्षेपी है, ऊष्मशोषी है, संयोजन है, वियोजन है। तो ऊष्मक्षेपी क्या हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से चलते हैं हम और क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप देख सकते हैं यहाँ पर। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, CuO और +H2 मिलकर के Cu + H2O बना रहे हैं, तो किस प्रकार की अभिक्रिया, ये हमें बताना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा आपका, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, अपचयन हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं साथियों और भी क्वेश्चन में। सारे ही देखिए मैंने क्वेश्चन ये आपको प्रैक्टिस के लिए लिए हैं, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ये। ठीक है, देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे, जो विद्युत, देखिए इलेक्ट्रॉन जहाँ होंगे वहाँ विद्युत का आवागमन तो रहता ही है, इसी वजह से जो विद्युत संयोजी ये कहलाएंगे, राइट ऑप्शन ही हो जाएगा। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, सिल्वर क्लोराइड जो है पीला नहीं होता, काला भी नहीं होता है। क्या करेंगे इसमें, श्वेत आप लगा सकते हैं, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल आप देखिए इसी प्रकार से देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दी गई अभिक्रिया। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है, ये हमें बताना है। तो 2Cu + O2 है, ये 2Cu बन रहा है, दो अभिकारक मिलकर एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। यहाँ पर देखिए तो कॉपर का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, यहाँ कॉपर का नाइट्रेशन हो रहा है, नहीं बिल्कुल गलत, कॉपर का अपकरण, अरे मेरे भाई ये तो बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर कॉपर का क्या नाइट्रेशन नहीं हो रहा, कॉपर का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑक्सीकरण ऐड, देखिए यहाँ पर ऐड जहाँ पर ही होगा यहाँ पर ध्यान रखना है, ऑक्सीकरण, और अपचयन जब रिमूव होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से 46 की मैं बात करूँ, निम्न के समीकरण है जैसे CaCO3 एरो का साइन CaS + CO2 मिलकर किस प्रकार का जो समीकरण बनाएंगे ये। तो यह क्या हो रहा है यहाँ पर, ये देखिए जब एक रिएक्टेंट है, अभिकारक है, और दो जो है प्रोडक्ट में टूट जाएगा, देखिए ये है, तो क्या बन जाएगा हमारा, वियोजन, वियोजन हो रहा है, पहले ऑप्शन इसमें करेक्ट। अब देखिए जो साग सब्जियां होते हैं उनके विघटित होकर जो कंपैक्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है, तो ये हो जाएगा ऊष्मशोषी। इसमें जो है ऊष्मशोषी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं अंतिम क्वेश्चन इस स्लाइड का है, इसमें देख लीजिए, इसमें आप देख सकते हैं अंतिम क्वेश्चन जो है हमारा, ऊष्मा के द्वारा दी गई वियोजन अभिक्रिया को क्या कहते हैं।
तो उसमें वियोजन कहलाएगा। ऊष्मा नाम से पता चल रहा है इसका, उसमें वियोजन, राइट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड देखिए, सिल्वर आयोडाइड का रंग होता है, ये कैसा होता है, पीला होता है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। यहाँ देखिए व्हाइट है, ये क्या है, ये क्रीम है, ये सिल्वर ब्रोमाइड AgBr, और ये येलो बन रहा है, कैसा बन रहा है ये आयोडाइड है, आयोडाइड। ये क्या है, ब्रोमाइड, ये क्या है, क्लोराइड। यानी क्लोराइड का कलर कैसा हो जाएगा, व्हाइट, ब्रोमाइड का कैसा हो जाएगा, क्रीम कलर, और जो आयोडाइड है वो कैसा हो जाएगा, येलो, ठीक है, कैसा हो जाएगा, येलो, आप देख सकते हैं। तो पीला इसमें राइट ऑप्शन। जल के एक अणु में हाइड्रोजन, अरे मेरे भाई H2 है, इनका रेशियो पूछेगा तो कितना हो जाएगा, यानी 2 और 1, ठीक है, यहाँ से इसका राइट ऑप्शन। अभिक्रिया CaO प्लस H2O मिल करके ये बना रहे हैं COH का उल्टू, संयोजन हो रहा है यहाँ पर भी। प्रकृति में देखिए ऑक्सीजन का जो संतुलन है वो डॉट डॉट से बना रहता है, किससे बना रहता है, प्रकाश संश्लेषण से, ठीक है। देख लेना इसे, अच्छे क्वेश्चन सारे ही, इससे बाहर नहीं आएगा आपको एग्जाम में, आपको ये पढ़ना है अच्छे से, ठीक है। इसके साथ में अगर बात करूं, यहाँ पर देख सकते हैं CuO प्लस H2 मिलकर के ये बना रहे हैं हमारा, ठीक है। तो डॉट डॉट ये कैसी अभिक्रिया, ये रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। अगर ऑक्सीजन रिमूव हो, हाइड्रोजन ऐड होगा, रेडॉक्स अभिक्रिया होगी वहां पर, ध्यान रखना। इसी प्रकार से देखो ZnCuSO4, भाई इसके विस्थापन, ये विस्थापित हो रही है, नाम से पता चल रहा है, SO4 अगर Zn के साथ लग गया तो विस्थापित हो रही है, विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किस पदार्थ का ऑक्सीकरण का क्या होता है, ह्रास होता है। ह्रास किसका, वो क्या कहलाता है, अपचयन, क्या कहलाएगा यहाँ पर, अपचयन, ठीक है, आप इसे देख सकते हैं, अपचयन कहलाएगा। नेक्स्ट देख सकते हैं क्वेश्चन, देखिए इसमें क्या है, 21 स्लाइड देख लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किस पदार्थ में ऑक्सीकरण का सहयोग होता है, किसमें होता है, उपचयन में, ठीक है, उपचयन में। इसी प्रकार से मैं बात करूं सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक, आप जानते हैं ये तो सिंपल है, H2SO4 लिया है। चीनी का रासायनिक सूत्र आपको ध्यान होना चाहिए, C12H22O11, C12H22O11, ये आपको पता होना चाहिए। फिटकरी का आप मुझे कमेंट करके बताइए। पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट का मुझे बताइए कमेंट करके क्या होता है, ठीक है, लिखना नीचे, फिटकरी का फॉर्मूला लिख के दिखाओ जल्दी से, देखता हूँ आपके याद है या नहीं। इसी के साथ मैं बात करता हूँ, देखिए किसकी, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग कैसा होता है, भूरा होता है, भूरा, ठीक है, भूरा लिख सकते हैं। डॉट डॉट से बना पदार्थ, देखिए बिना ज्वाला का जल, यानी ज्वाला जो होती है ना, ज्वाला, बिना ज्वाला का जलता है, ऐसा कौन है वो, तो वो कौन है, कोयला सुना है, बिल्कुल वो हो जाएगा कोयला हमारा, ठीक है, कोयला, ध्यान रखना। साग सब्जियों का विघटन होकर अभी पड़ा था, ऊष्माक्षेपी है। श्वसन अभिक्रिया कैसी है, ये भी ऊष्माक्षेपी है। इसके साथ अगर मैं बात करूं आगे, देखिए आगे आप देख सकते हैं, ये इसमें अति लघु भी हमने, यानी जो 1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव से अलग, वो भी लिए हैं, सारा कुछ ही लिया है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऐसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल क्षार मिलकर लवण एवं जल बनाते हैं, क्या कहलाएगी, उदासीनीकरण होती है। इसी प्रकार से 18 क्वेश्चन नंबर क्या है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व से क्या करते हैं, क्रिया करके यौगिक क्या करते हैं, विस्थापित कर देते हैं, क्या कहलाती है, एकल विस्थापन। कैसा विस्थापन, एकल विस्थापन, ठीक है। इस प्रकार से 19 ऐसी रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों ओर यानी तत्वों की परमाणु संख्या क्या होती है, समान होती है। अरे अभिकारक और उत्पाद बराबर हो गए तो वो संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगी, सिंपल है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई बड़ा यौगिक 2 या 2 से अधिक सरल यौगिक में टूट जाता है तो वहां पर क्या हो रहा है, उनका वियोग यानी वियोजन हो रहा है, ठीक है, वियोजन, आप इस टाइप से इसे याद कर सकते हैं, ठीक। इसके साथ हम ले लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी के सारी PDF बहुत अच्छी है, शानदार है, ठीक है। इसी टाइप की और भी PDF है इसमें, जो भी आपको अगर चाहिए, बिल्कुल होम डिलीवरी की भी व्यवस्था है, आपको कुछ भी नहीं करना, ठीक है। दिए गए मोबाइल नंबर पर कांटेक्ट कर लेना है, आपको जो है PDF आपके घर पहुंच जाएगी, ठीक है।
इसी के साथ अगर मैं बात करता हूँ यहाँ से आप देख रहे होंगे, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी रासायनिक समीकरण जिसमें अभी हमने बात कर ली थी, ऐसी रासायनिक समीकरण जिसमें कोई बड़ा यौगिक दो या दो से अधिक सरल यौगिक में वियोजन हो रहा है। यहाँ पर भी डॉट डॉट दिया है, अभिक्रिया में ऑक्सीजन का संयोग होता है। ऑक्सीजन का संयोग अगर होगा वो हो जाएगा हमारा उपचयन हो जाएगा, और अगर हाइड्रोजन का संयोग हो गया तो वो हो जाएगा अपचयन। ठीक है, ये ध्यान रखना, दोनों लिख लेना। अगर ऑक्सीजन ऐड हो गई तो क्या हो जाएगा, उपचयन, और अगर हाइड्रोजन ऐड कर दिया तो मेरे भाई अपचयन। आयनों के आदान प्रदान से होने वाली अभिक्रिया द्विविस्थापन, जो अभी बताया था, आपने पढ़ा था अच्छे से, तो यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या है पढ़ लेते हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे डायग्राम भी दिए हैं। हाँ, इसी के साथ देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं, और उनके बाद जो बनता है उसे क्या कहते हैं, प्रतिफल। जो उत्पाद से प्राप्त होता है वो प्रतिफल हो जाएगा। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को इकाई के रासायनिक समीकरण के द्वारा दर्शाया जाता है। आपने ऐसे एरो का साइन सुना होगा। ठीक है, अभिकारक और उत्पादों के रासायनिक सूत्र को उनकी डॉट डॉट अवस्था के साथ लिखते हैं। कौन सी अवस्था होती है, वो उनकी भौतिक अवस्था होती है, फिजिकल स्टैंडर्ड। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं 28 की, कार्बन क्या है, कार्बन एक अधातु है। क्या है, अधातु है। कार्बन क्या है, अधातु। 29 सबसे हल्का तत्व क्या है, हाइड्रोजन और हीलियम का नाम सुना है, हीलियम गैस और हाइड्रोजन तत्व की बात चल रही है। ठीक है, हाइड्रोजन हल्का है। सबसे भारी मुझे बताओ, कमेंट करो सबसे भारी क्या होता है। ठीक है, इसी प्रकार से सर्वाधिक उपलब्ध तत्व, सबसे ज्यादा क्या है, ऑक्सीजन यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, जबकि आपने सुना होगा नाइट्रोजन 78%। यहाँ पर देखिए सर्वाधिक उपलब्ध की बात चल रही थी, थोड़ा सा डिफरेंट है क्वेश्चन में, समझ लेना। ठीक है, दिए गए इमेज के अकॉर्डिंग भी आप अनुमान लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है। ठीक, इसी के साथ में बात करूँ यहाँ पर जो हीरा विद्युत का क्या होता है, हीरा कुचालक होता है। हीरा क्या हो जाएगा, कुचालक। ग्रेफाइट क्या है, ग्रेफाइट कैसा होता है, ये मुलायम होता है। कैसा हो जाएगा, मुलायम, मुलायम। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की ओर। जो 23 है, बस एक पेज और है इसके बाद। देखिए, इसके साथ हम बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं। ये तो अभिकारक हो गया है, ये भी प्रतिफल आपने पढ़ लिया है, ये बिल्कुल पढ़ लिया है आपने रासायनिक समीकरण के द्वारा। अब देखिए, बात करते हैं रासायनिक समीकरण में तीर संकेत क्या करता है। ये जो एरो का निशान होता है, ये क्या बताता है, ये हमें बताता है उसकी दिशा, अभिक्रिया की दिशा को दर्शाता है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं। इसी के साथ अगर मैं बात करूँ, देखिए यहाँ Hg लिया है मरकरी का, ये परमाणु क्रमांक और भार पूरा अच्छे से डाटा यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर रिएक्शन है, आप इन्हें भी देख सकते हैं। श्वेसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है, ऊष्मक्षेपी, कई बार पढ़ा है। एक द्रव धातु का नाम लिखिए, पारा, जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। क्या, मरकरी का नाम सुना होगा, पारा। ठीक है, ऑक्सीजन का संयोग, देखिए ऑक्सीजन का जो संयोग है क्या कहलाता है, अभी आपने पढ़ा था ऑक्सीजन का जो संयोग है, ऑक्सीकरण आपने पढ़ा है, ऑक्सीकरण, यहाँ ऑक्सीकरण है, तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, इसमें ऑक्सीकरण हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीकरण। एक द्रव अधातु का नाम लिखिए, वो हो जाएगा ब्रोमीन। क्या हो जाएगा हमारा, ब्रोमीन। ठीक है, इसके साथ हम चलते हैं, जो हमारी दो निष्क्रिय गैस होती हैं, निष्क्रिय गैस होती हैं। ठीक है, उनके नाम लिख लेते हैं, और वो बहुत ही सिंपल है। एक हो जाएगा हमारा हीलियम, क्या हो जाएगा, एक नाम हमारा हीलियम हो जाएगा He, एक हो जाएगा नियोन। ठीक है, एक हीलियम और दूसरा नियोन। हाइड्रोजन का संयोग क्या कहलाता है, उसमें क्या हो जाएगा बताइए, ऑक्सीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताओ जल्दी से, ऑक्सीकरण होगा या अपकरण होगा, क्या रहेगा उसमें, क्योंकि ऐसे जो क्वेश्चन है आपको पता होना चाहिए। मैंने जो इसमें इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो सारे परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन का त्याग क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीकरण का क्या कहला रहा है, वो अपकरण। ठीक है, अब देखिए इसके साथ में चर्चा कर लेता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं हम। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा किस टाइप से होने वाला है। देखिए ये जो क्वेश्चन रहेगा, देखिए बच्चे, किसी पदार्थ का दो या दो से अधिक भागों में टूटना क्या कहलाएगा, ये वियोजन हो रहा है। भाई बहुत ही अच्छा, ये तो पढ़ लिए हैं कई बार। ठीक है, एक धातु का दूसरे धातु से प्रतिस्थापन हो जाएगा तो विस्थापन कहलाएगा वो। ज्वाला कितने प्रकार की होती है, किस क्षेत्र में अपूर्ण दहन होता है, 4 प्रकार की होती है, नीला, काला क्षेत्र, उद्दीप्त क्षेत्र और अदीप्त
क्षेत्र। दीप्त क्षेत्र वो होते हैं जहाँ ऊष्मा का आदान प्रदान हो, अदीप्त जहाँ आदान प्रदान मतलब ये उसमें आर पार ना दिखाई दे सके, ठीक है। या दीप्त जो प्रकाश स्वतः उत्पन्न करती हैं, अदीप्त जो प्रकाश स्वतः उत्पन्न नहीं करती। आप जैसे भी समझ सकते हैं। चलिए ठीक है, देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड है। देखिए अब जो है कुछ इंपोर्टेंट हमारी डेफिनेशन है, यानी फुल फॉर्म में एलपीजी यहाँ आ जाएगा लिक्विड पेट्रोलियम गैस। जी हाँ, द्रवित पेट्रोलियम गैस के नाम से जानेंगे। एलपीजी में गंध के लिए क्या मिलाया जाता है? इसमें देखिए स्टाइल, ये मरकैप्टन होता है, स्टाइल मरकैप्टन, मरकैप्टन लिख सकते हैं आप इसे, ठीक, मरकैप्टन, मरकैप्टन के नाम से जाना जाता है ये, देख लेना एक बार, ठीक है। बुझा हुआ चूना, इसका रासायनिक क्या लिखना है सूत्र? CaOH का होल 2। हमें पूछ लिया जाता है बिना बुझा चूना, बिना बुझा चूना, तो बिना बुझा चूना जो हो जाएगा वो CaO हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है? बुझा चूना। इसी प्रकार दो या दो से अधिक पदार्थों का जोड़ना क्या कहलाएगा? संयोग। मैग्नीशियम कार्बोनेट का सूत्र देखिए आराम से लिख सकते हैं, MgCO3 का होल 3 यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। इसके साथ अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इसमें आप जब इस वीडियो को देखेंगे, आपकी जो स्पीड होनी चाहिए वीडियो की 1.5 होनी चाहिए, यानी आप जो है इसे 1 गुना से ज़्यादा ही देखें ताकि हमारे टाइम की बचत हो सके। गैस और देखिए, गैस और अपक्षेप का संकेत किस प्रकार से लिखा जाता है? ये गैस है, गैस है, ऊपर का साइन होगा तो आपने देखा होगा ये गैस है। अगर मान लीजिए मैं आपको कोई इक्वेशन इस टाइप से लिख दूं भाई मेरे, मान लीजिए, ठीक, तो आप यहाँ एक साइन दिखाई दे रहा होगा ये, तो ये जो ऊपर को जो दर्शाएगा गैस को, और नीचे अगर साइन होता ना ऐसे ही नीचे को, तो किसे? ये अपक्षेप होगा इसमें, ठीक है, इतना ध्यान रखना। रासायनिक समीकरण को क्यों संतुलित करना चाहिए? अभी हमने पढ़ा था, क्योंकि ये द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत का क्या करता है? पालन, इसी वजह से। दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है? ये रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि जब दूध से दही बन जाएगा, दही से दूध बना लोगे, यानी वो अपनी रासायनिक परिवर्तन का मतलब ये होता है, अगर पदार्थ जैसी अवस्था में था और पुनः वैसी अवस्था में नहीं आए तब वो रासायनिक परिवर्तन। चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन। विकृत गंधी था, अभी पढ़ा था। जल का सूत्र बहुत अच्छी बात है, H2O। इसमें देखिए कितना भार होता है, भार इसका 18 ग्राम होता है। कितना होता है? 18 ग्राम। देखिए बच्चे 18 ग्राम होता कैसे? आप जानते हैं H2O मैंने लिखा है, यहाँ हाइड्रोजन का कितना होता है? अगर मैं बात करूँ एटॉमिक मास की तो कितना 1 हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन की बात करूँ कितना 2 × 8 कर देंगे इसे, ठीक है। पर यहाँ देखो हाइड्रोजन के जो आप देख रहे होंगे, यहाँ पर आप इसे ऐसे समझिए, हाइड्रोजन के एलिमेंट्स 2 × 1 प्लस इसका एटॉमिक मास कितना 16 इक्वल टू कितना हो जाएगा 18, ऐसे आप निकाल सकते हैं इसे, ठीक है। जिंक सल्फेट का जो सूत्र होता है वो क्या हो जाएगा? ZnSO4 के नाम से आप इसे जान सकते हैं, ठीक। इसी के साथ और हमारे देखिए क्वेश्चन है ये 2-4 ही बचे हैं। सूर्य के प्रकाश में होने वाली एक अभिक्रिया का उदाहरण बताइए। प्रकाश रासायनिक समीकरण या प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं उसे। विद्युत के कारण होने वाली अभिक्रिया का उदाहरण लिखिए। तो विद्युत रासायनिक क्या हो जाएगी अभिक्रिया? ऊष्मा का जो होता है निष्कासन जिसे करते हैं वो किस अभिक्रिया में होता है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा का निष्कासन होता है, इसे आप देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अंतिम पेज है हमारा इस स्लाइड का, आज की वीडियो का ये अंतिम पेज है। तो बिल्कुल आप जो है वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं थोड़ा, और साथ के जो मित्र हैं दोस्त हैं उन्हें आप शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कई बार पूछा गया है जो संगमरमर का सूत्र होता है वो क्या होता है? CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से जाना जाता है। जैसे 13 की बात करूं, दो आयनों के अदला बदली करने पर भैया द्वितीय विस्थापन कितनी बार पढ़ोगे? बुझा चूना बिल्कुल पढ़ लिया है, बिन बुझा चूना आप जानते हैं CaO, ये ठीक है, अच्छे से याद कर लेना। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड धुएं का रंग कैसा होता है? ये भूरा। ये भी कई बार काफी क्वेश्चन इसमें रिपीटेड थे, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों ये हमारा PDF का प्रारूप था, आप जो है चाहें तो ये PDF मंगवा सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल होम डिलीवरी मतलब डिलीवरी है। आप जो है थोड़ा सा ही आप जो दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, तुरंत PDF आपके पास। एग्जाम का टाइम काफ़ी कम है,
आप देख सकते हैं जो भी था इसमें। वीडियो थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी हो तो बिल्कुल लाइक करना। मिलते हैं इसी प्रकार की शानदार वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए, खुशहाल रहिए। जय हिंद।